हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि कोविड के पैंडमिक में आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप लोगों को घर में बैठ के ही तैयारी करनी है। भले ही एग्ज़ाम डिले हो, लेकिन आप लोग को अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखनी है। तैयारी में कोई कमी नहीं आनी है, क्योंकि हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखनी है। गाइस, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के कुछ EBCL के कुछ मतलब क्या पूरी सीरीज़ ही लाई हूँ, जिसमें मैंने RBI का चैप्टर पढ़ा दिया है। ज़्यादा अभी वीडियोस हुई भी नहीं है यार, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं अभी, क्योंकि आप लोगों ने मतलब अप्रॉक्स 6 to 7 आवर्स की ही क्लासेस हुई है। और मैं नहीं समझती कि ये कुछ बहुत ज़्यादा होगी। मतलब मैंने RBI चैप्टर कंप्लीट करा है गाइस, वो यार बस 4 पार्ट का है। 4 पार्ट का मतलब 2 से ढाई घंटे बस यार। उसके बाद मैंने फेमा स्टार्ट करा है। फेमा के 4 पार्ट हो गए और फेमा के पार्ट्स थोड़े बड़े हैं। फेमा एक ऐसा चैप्टर है जो दलदल की तरह है, जिसको जितना पढ़ोगे उसके अंदर उतना जाते जाओगे। कहते हैं ये सिर्फ EBCL का ही नहीं, एग्जीक्यूटिव का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। और जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, पार्ट्स में करके पढ़ाया यार। अगर मैं कोई चीज़ को पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, इसका मतलब आपको भी उसको पार्ट्स में पढ़ना है। उन पार्ट्स को 2-2 बार देखो, अपनी बुक्स को पढ़ो। मुझे पता है आप लोग के पास, सबके पास कंपाइलर्स मॉड्यूल होंगे, उनको पढ़ो, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन वीडियोज़ देखने से क्या होगा, आप लोग की क्लैरिटी और आएगी। मैं अपना ही कहूँ तो मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था अभी लास्ट ईयर, तो कोविड का ही टाइम था, तो मैंने वीडियो क्लासेस ही ली थी है ना। तो ऐसा हुआ था कि मैंने बुक को एक बार भी नहीं ओपन किया। उसके बाद मैंने वीडियोस को 2 से 3 टाइम्स देखती गई। मुझे जब टाइम मिल रहा था, घर का काम करते हुए भी मैं क्या कर रही थी, ईयरफोन कान में लगाया और वीडियोस सुन रही थी। ऐसे में गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो नेट का JRF आया, स्कॉलरशिप आ गई। तो आप लोग क्यों नहीं यार, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो। आज हम लोग फेमा के 5th पार्ट पे आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि फेमा क्या है, कैसे है, हिस्ट्री हेमा ने किसको रिप्लेस किया था। पार्ट 2 में मैंने डेफिनेशंस पार्ट रखा था। पार्ट 3 में मैंने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था। पार्ट 4 में मैंने कैपिटल अकाउंट को ही कंटिन्यू किया था, और करंट अकाउंट का एक पार्ट मतलब कुछ था कि करंट अकाउंट किस किस चीज़ के लिए प्रोहिबिटेड है, तो वो सब पढ़ा था। अब आज है पार्ट 5, जो कि करंट अकाउंट को ही कंटिन्यू करेंगे हम, जिसको हमने कर्ट बोला था। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 4 नहीं देखा तो पार्ट 4 पहले देखना, क्योंकि पार्ट 5 बिल्कुल उससे लिंक्ड है। पार्ट 4 में हम लोग ये पढ़ रहे थे कर्ट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, फेमा कर्ट रूल 2000। तो कुछ हमने प्रोहिबिशन पढ़ लिए थे, जो मैंने इसको बोला भी था, कैट को कर्ट कर देना, ठीक है। तो कुछ प्रोहिबिशन पढ़े थे स्केड्यूल 1 में और रूल 3 में। तो CG के कुछ अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से होंगे स्केड्यूल 2 के हिसाब से, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि RBI के अप्रूवल से होंगे, वो है स्केड्यूल 3। और मैंने आप लोगों को लर्न करने का तरीका भी बताया था, स्केड्यूल 1, 2, 3, फिर 3 को कंटिन्यू कर देंगे, रूल 3, रूल 4, रूल 5, ठीक है। हाउएवर नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड इफ़ पेमेंट इज़ मेड इन RFC अकाउंट। RFC अकाउंट से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। प्रोहिबिटेड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखना उसको अच्छे से, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पापा है, पापा, ठीक है। पापा बोले तो वो इंसान जो घर में सबको संभाल रहा है, वो इंसान जो घर की क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब उन्होंने कुछ काम मम्मी को ट्रांसफ़र कर रखा है, कुछ काम मुझे ट्रांसफ़र कर रखा है, कुछ काम मेरे भाई को ट्रांसफ़र कर रखा है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हर काम अकेली नहीं कर सकती। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बनाई है। जैसे एनवायरनमेंट से लेके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बना लिया। अगर अपन को फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चल जाओ, ठीक है। अगर कुछ और अलग से काम है तो ह्यूमन रिसोर्सेज के पास चल जाओ।
तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज़ बनाई है, और किस काम के लिए किस मिनिस्ट्री से हमें पूछना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, विल बी रिक्वायर्ड फॉर रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है यहाँ से इंडिया से पैसा बाहर ले जाने के लिए, इंडिया से पैसा बाहर ले जाने के लिए किसके फॉर्म में, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, इफ़ दे आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये किसके लिए, करंट अकाउंट के लिए, कैपिटल अकाउंट के लिए नहीं है। एक्सेप्शन है कि अगर वही काम आप रेजिडेंट फॉरेन करेंसी RFC अकाउंट से करते हो, जो मैं अभी भी बता के आई हूँ कि अगर आप RFC अकाउंट से काम करते हो तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में EEFC अकाउंट भी है, अगर उससे भी आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेम रूल्स 2000। ठीक है, करें। अगर कल्चरल टूर है, कल्चरल टूर अगर हम चाहते हैं कि हमारा भरतनाट्यम बाहर देखा जाए, हम चाहते हैं हमारा कथक बाहर देखा जाए, या हम चाहते हैं कि बाहर के डांसेस हम देखा जाए, मतलब हम लोग कल्चरल टूर के बिहाफ पे बाहर जाना चाहते हैं, कल्चरल टूर हम बाहर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्चरल टूर बाहर दिखाने के लिए हमें बाहर उसको ऑर्गेनाइज्ड कराना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज्ड कराने के लिए पैसा लगता है भाई, फ्री में कोई काम नहीं होता। कल्चरल टूर अगर हम लोग चाहते हैं कि बाहर जाके हम अपना कथक दिखाएं, कुछ भी भरतनाट्यम दिखाएं, तो उसके लिए अगर हम कोई टूर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जो पैसा लगता है उसके लिए हम किससे पूछते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मिनिस्ट्रीज़ में आप लोगों को बता देती हूँ, लर्न होए तो बहुत अच्छा है, नहीं होए तो थोड़ा सा देख लेना ओवरव्यू ऊपर। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगी, कौन सी मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, किस इंसान को ज़रूरत पड़ेगी, कौन से अमाउंट की लिमिट में ज़रूरत पड़ेगी, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है। वापस बता देती हूँ चारों पॉइंट। पहला, कौन सी मिनिस्ट्री है, किस इंसान के लिए है, क्या अमाउंट है और उसका कोई एक्सेप्शन है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एक कॉमन मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, उसके पास जाके पूछना पड़ेगा। कौन पूछेगा, कौन पूछेगा भाई, कोई भी, एनी पर्सन। ठीक है, कितने अमाउंट के लिए, $1, $2, $3, $5, कोई भी अमाउंट के लिए, कोई भी अमाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, वापस बता देती हूँ कौन है यहाँ पे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। कौन पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी, कितने भी अमाउंट के लिए, और कोई एक्सेप्शन नहीं। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड PSU एक्सीडिंग $10,000। ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, एडवर्टीजमेंट 2 तरीके से होती है, एक होती है प्रिंट, एक होती है ऑडियो विजुअल। देखो और सुनो, ठीक है, एक होती है प्रिंटेड, एक होती है ऑडियो और विजुअल, जो कि देखो और सुनो। ऑडियो और विजुअल के लिए कोई लिमिट नहीं है, देखो फ्रीली है। ऑडियो और विजुअल के लिए कोई लिमिट नहीं, कोई भी बाहर जाके एडवर्टीजमेंट कर सकता है, ऑडियो और विजुअल कोई लिमिट नहीं। लेकिन प्रिंट के लिए है, यहाँ पे प्रिंट में 2 जने हैं, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और दूसरे बाकी 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और दूसरा बांटा है अदर्स में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए लिमिट है, और इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये भी क्या है, फ्रीली। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हो गया, ये भी क्या है, फ्रीली। ठीक है, ऑडियो विजुअल के लिए तो सबके लिए फ्री है, लेकिन प्रिंट में दूसरों के लिए फ्री है, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए फ्री नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए 2 लिमिट है, $10,000 से ज़्यादा और $10,000 से कम। $10,000 से कम तो उसके लिए भी फ्री है। $10,000 समझते हो यार, कितना हो गया, 70 लाख रुपए हो गया करीब करीब। ठीक है, अगर 70 का भी देखे तो, ठीक है, हाँ मतलब 7 लाख रुपए हो गया ना,
ठीक है, 7 लाख रुपए करीब करीब हो गए, है ना। तो $10,000 से कम है तो चलता है, $10,000 तक है तो भी चलता है, लेकिन $10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना पड़ेगा। अगेन आई रिपीटेड, एडवर्टीजमेंट 2 तरीके से होती है, ऑडियो विजुअल या फिर प्रिंट। ऑडियो विजुअल के लिए सबके लिए फ्री, कोई लिमिट नहीं है, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। प्रिंट में 2 है, बाकी लोग और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 2 लिमिट है, 10,000 से कम या 10,000 तक। दूसरा है 10,000 से ज़्यादा। 10,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और 10,000 तक है तो वो फ्री है, ठीक है। बस यही चीज़ ये बोल रहा है। एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया कौन बाय स्टेट गवर्नमेंट 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सीडिंग 10,000। लेकिन ये लिमिट किस में काम नहीं आएगी, अगर आप बाहर जाके टूरिज्म का प्रमोशन करते हैं। आपको पता है इंडिया में टूरिस्ट कब आएंगे, जब हम वहाँ जाके प्रमोशन करेंगे। वहाँ जाके प्रमोशन करोगे तो टूरिस्ट आएंगे, और टूरिस्ट आएंगे तो साथ में क्या लाएंगे, डॉलर लाएंगे। टूरिस्ट आएंगे तो साथ में क्या लाएंगे, डॉलर लाएंगे, और डॉलर से होती है हमारी कमाई। तो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन में आता है, उसमें आप प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको पता है इंडिया की हालत क्या है, आपको ये भी पता है कि बाहर के बंदे बहुत सारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में अगर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया को मिलता है डॉलर, फॉरेन करेंसी, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट की आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल बिडिंग्स होती है कि इंडिया की चीज़ है लेकिन बाहर के लिए एडवर्टीजमेंट हो रही है बाहर। इंडिया की चीज़ है लेकिन बिडिंग हो रही है बाहर। इंडिया की चीज़ है लेकिन बिडिंग हो रही है बाहर। इंडिया का ताजमहल लेकिन बिडिंग हो रही है यूएसए में। तो उस बिडिंग के लिए जो खर्चा होता है, उसका एडवर्टीजमेंट जो होता है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो 3 एक्सेप्शन हुए, कौन सा, टूरिज्म, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा फॉर इंटरनेशनल बिडिंग, ठीक है। तो टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल बिडिंग, ठीक है, याद रखना ये तीनों एक्सेप्शन। तीसरा, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ एनी चार्टर्ड वेसल बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो किसी के लिए नहीं बोला, किसी के लिए नहीं बोला, किसके लिए बोला है, सिर्फ पीएसयू के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर कोई वेजल इंडिया में लाती है, इसके साथ में ये वाला पॉइंट भी पढ़ रही हूँ मैं, 4th वाला, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन CIF। वापस बता देती हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। देखो इसके पास स्पेस है क्या आगे, नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना। फिर ये हमारा एक शिप है, ठीक है, शिप है। ये शिप आ रहा है इंडिया, ये शिप आ रहा है इंडिया, और किसके बिहाफ पे, पीएसयू के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, पीएसयू के बिहाफ पे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। इस शिप पे हमारा गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। इस शिप के थ्रू इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, वो गुड्स इंपोर्ट कौन करा रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस शिप का किराया, इस शिप का किराया मतलब फेट, एक तो हो गया फ्रेट, ठीक है। और इस शिप में जो गुड्स आ रहा है, ठीक है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, इस गुड्स का मतलब इस शिप में जो गुड्स आ रहा है, इस शिप का किराया और इस शिप में गुड्स आ रहा है, उसकी वैल्यू के लिए आपको किससे पूछना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। इसको मोस्ट बोला जाता है, ठीक है, मोस्ट बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको चार्टरिंग विंग, ठीक है। तो वापस बता देती हूँ, 3rd और 4th पॉइंट मिले हुए हैं। गुड्स आ रहा है इंडिया में, तो उस गुड्स पे प्लस जिस शिप में वो आ रहा है, जिस शिप में वो आ रहा है उस शिप का किराया, ठीक है। कौन मंगा रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किससे पूछना पड़ेगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको मोस्ट बोला जाता है। देखो यहाँ पे अथॉरिटी कौन सी होगी, मोस्ट होगी। अमाउंट कितना भी हो सकता है, पर्सन कोई भी हो सकता है, सॉरी पर्सन कोई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट
और PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बाकी सबके लिए फ्रीली अवेलेबल। क्या इसका एक्सेप्शन है? देखो वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एयर के थ्रू और रोड के थ्रू कोई भी ये कंडीशंस नहीं लगा रखी। रोड के थ्रू तो वैसे भी देखो बाहर से सामान नहीं आएगा, इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एयर के थ्रू भी नहीं लगा रखी, तो इसके एक्सेप्शन मैंने दोनों ही डाल दिए, एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू अब्रॉड। ध्यान से सुनना, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू अब्रॉड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें एक और है क्या? नहीं, ठीक है। मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये हमारा एक प्लेन है, अच्छा प्लेन बना ही नहीं, यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा एक प्लेन है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, आप ध्यान देना। ये एक फ्लाइट है, यहाँ पे बैठे हैं गोरे लोग, ठीक है, ये बैठे हैं गोरे लोग। इस फ्लाइट में गोरे लोग बैठे हैं और ये फ्लाइट आ रही है यूएसए से। ये फ्लाइट यूएसए से आके कहाँ आ गई? इंडिया आ गई, ठीक है, इंडिया आ गई। अब फ्लाइट आई है तो फ्लाइट रिटर्न भी होगी। यूएसए में गोरे लोगों को बिठा के एक फ़्लाइट इंडिया आई और इंडिया में उसने यूएसए वाले लोगों को पटक दिया। पटक दिया मतलब छोड़ दिया। यूएसए में बैठ के इंडिया एक फ़्लाइट आई और उसने इंडिया में गोरे लोगों को पटक दिया, ठीक है, पटक दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब फ़्लाइट आई है तो रिटर्न भी होगी, और जब वो रिटर्न होगी तो उसने किसको बिठाया? इंडियंस को बिठाया, काले लोगों को बिठाया, काले लोग नहीं, इंडियंस को बिठाया, ठीक है, किसको बिठाया? इंडियंस को बिठाया। इंडियंस को जब बिठाया तो दो बातें। पहली बात तो जो यूएसए वालों ने रेंट दिया वो तो यूएसए वाले, मतलब जो भी उन्होंने फ़्लाइट का फ्रेट चार्जेस दिए वो क्या होगा? वो तो यूएसए, वो तो अपना मतलब ही नहीं, यूएसए के लोग थे, यूएसए में ही पे कर दिया, ठीक है। लेकिन जो इंडियंस ने पे किया तो वो कैसे पे करेंगे? यहाँ से जो इंडियन पे करेंगे वो तो पे करेंगे रुपीज़ में, लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो बाहर की फ़्लाइट है वो लेके तो डॉलर जाएगी और वो आरबीआई को कन्वर्ट करवाएगी। तो अगर ऐसा है तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है, किससे पूछना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। तो एक्चुअली में मैंने एग्जांपल एयर का दिया है, ये शिप का भी हो सकता है कि बाहर से शिप वाले लोग बैठ के आए और इंडियन बाद में उनको छोड़ दिया और इंडियंस को ले गए, ठीक है। तो किससे पूछना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। और इसमें अमाउंट कितना होगा? कितना भी हो सकता है। पर्सन कौन होगा? कोई भी हो सकता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को गाइस 2 बार ज़रूर देखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। हम लोगों ने यूएसए से माल मंगवाया, गुड्स मंगवाया, हम लोगों ने यूएसए से गुड्स मंगाया, इंपोर्ट करवाया। मैंने कहीं नहीं बोला यहाँ पे पीएसयू ने मंगाया, मैंने कहीं नहीं बोला यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मंगाया, मैंने बोला यूएसए से गुड्स मंगाया किसी ने भी, ठीक है। पीएसयू होगा तो वो पॉइंट नंबर 3rd 4th में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी ने भी मंगाया, लेकिन बीच में क्या हुआ? शिप में जब माल आ रहा था तो बीच में आया चाइना, और चाइना में वो माल रखा गया, थोड़े टाइम के लिए चाइना में उस माल को रखा गया। अब जब माल को रखा गया तो उन में से उस माल को रखने के लिए हमसे चार्जेस लिए गए। चाइना में जो माल रखा गया उस माल को रखने के लिए हमसे चार्जेस लिए गए, तो वो जो चार्जेस है दैट इज़ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। हमारे कंटेनर को डिटेन कर लिया, रख लिया गया और उसके बदले में हमसे चार्जेस मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने क्या बना रखी है? एक पूरी लिस्ट बना रखी है, इतने चीज़ के लिए इतने चार्जेस, इतनी चीज़ के लिए इतने चार्जेस। अगर उससे ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर उससे ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं
तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से। पढ़ लेते एक बार। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। अथॉरिटी कौन होगी? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। अमाउंट क्या होगा? एज पर द स्केड्यूल। जो भी हमको लिस्ट दी गई है उस लिस्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो पूछना पड़ेगा। पर्सन कौन होगा? कोई भी हो सकता है और इसका एक्सेप्शन नहीं है। वहाँ पे जो हम लोगों ने बोला था कि बाहर से जो माल आ रहा है उसका फ्रेट प्लस गुड्स का अमाउंट, ठीक है, वो पॉइंट नंबर जो 3rd या 4th था वो सिर्फ PSU या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए था, लेकिन ये सबके लिए है। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मर्निंग स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पॉट एक्टिविटी अब्रॉड बाय द पर्सन अदर देन इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट बॉडीज। ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा होगा IPL, ठीक है, IPL हर जगह होता है, दुबई में होता है, ठीक है, हर जगह हो रहा है, ठीक है। अगर एक IPL दुबई में हो रहा है तो दुबई में जो IPL होता है उसमें आप देखना बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती है, कमला पसंद की। उसके बाद बैनर लगा होता है पेटीएम का, कमला पसंद। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को पता है क्या कि IPL सब देखते हैं, इसीलिए IPL की टीम के लिए या फिर IPL में एडवर्टीजमेंट करने के लिए कई कंपनीज पैसा देती है, दैट इज स्पॉन्सरशिप। तो अगर आप कुछ पैसा देते हो, ठीक है, अगर आप कुछ पैसा देते हो तो वो पैसा बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा क्योंकि देखो बाहर हो रहा है इंडिया से बाहर, तो स्पॉन्सरशिप भी बाहर होगी। तो वहाँ पे आप अगर पैसा देते हो और $1,00,000 से ज़्यादा देते हो, $1,00,000 मतलब 70 लाख रुपए हो गए अगर 70 के हिसाब से भी माना जाए, तो $1,00,000 से ज़्यादा अगर आप देते हो तो आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन किसको नहीं लेनी पड़ेगी? ये 1,00,000 की लिमिट किसके लेनी है? इंटरनेशनल या फिर नेशनल स्पोर्ट बॉडीज़ है उनके लिए लिमिट नहीं है। इंटरनेशनल या नेशनल स्पोर्ट बॉडीज़ है उनके लिए ये लिमिट नहीं है। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन, ठीक है, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, इंटरनेशनल या नेशनल बॉडीज अगर अमाउंट एक्सीड होता है $1,00,000 से। कौन पूछेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अमाउंट क्या है? $1,00,000 से डॉलर से ज़्यादा होना चाहिए। पर्सन कोई भी हो सकता है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? नो, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टर बाय TV चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, ध्यान से सुना। डिस्कवरी चैनल क्या हमारे इंडिया का है क्या? डिस्कवरी चैनल पूरे इंटरनेशनल में चलता है। अगर इंडिया में उसको चलाना है तो उसको चलाने के लिए हमें बाहर पैसे देने पड़ते हैं, हायरिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टर चार्जेस। डिस्कवरी चैनल इंडिया में चलाने के लिए हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं और वो चार्जेस को बोला जाता है ट्रांसपोर्टर चार्जेस। तो अगर हम लोग वो चार्जेस पे करते हैं तो वो कैसे पे किया जाएगा? वो डॉलर में पे किया जाएगा, फॉरेन करेंसी में पे किया जाएगा। तो वहाँ पे हमें किससे लेनी पड़ेगी अप्रूवल? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। देख लो एक बार। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर बाय TV चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर किसको देना पड़ेगा? TV चैनल या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मोबाइल वगैरह में भी तो चलता है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अमाउंट कितना है? कोई सा भी हो सकता है। पर्सन कौन है? कोई भी हो सकता है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? नो मैम, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, ठीक है। P&I का मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो,
पहले क्या होता था, मेराइन इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस कंपनी करना नहीं चाहती थी। जैसे ही कोई कंपनी मेराइन इंश्योरेंस करवाना चाहती थी वैसे ही सारी इंश्योरेंस कंपनी भाग जाती थी, कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबको ऐसा लगता था भाई समुंदर में माल गया तो डूब के ही आएगा और पता नहीं कितने करोड़ का नुकसान करके आएगा। तो इसीलिए कुछ लोगों ने क्या किया, एक क्लब बनाया, दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, ठीक है। और उस क्लब में कुछ पैसे इकट्ठे किए, और जब भी किसी का गुड्स बाहर जाता था तो क्या होता था, वो क्लब के मेंबर्स पैसा इकट्ठा करते थे, और अगर क्लब डूब गया, अगर वो शिप डूब गया, अगर उस शिप में नुकसान हो गया तो अकेले उस इंसान का नुकसान नहीं होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब मिला के उसको पैसा देंगे। उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे पैसे देने के लिए किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ठीक है। अमाउंट कितना भी हो सकता है, पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप देख रहे हो ज़्यादातर में एक्सेप्शन है ही नहीं, ज़्यादातर में एक्सेप्शन है ही नहीं। और ये समरी तैयार हो रही है, आप लोग अपने नोट्स तैयार करो इसके साथ साथ। गाइस यहाँ पे आप लोग कहोगे मैम कैसे याद करें, कैसे याद करें ये 9 के 9। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, CM सॉफ्ट कैम। CM सॉफ्ट कैम, CM सॉफ्ट कैम। C से होता है कल्चरल टूल, पढ़ा था। M से होगा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। S से होगा स्पॉन्सरशिप वाली जो स्पॉट एक्टिविटी था। O से ओशियन ट्रांसपोर्ट जो PSU और SU वाला होता है। फिर F से फ्रेट ऑफ वेजल, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो था। T से ट्रांसपोर्ट ऑफ टीवी चैनल, ठीक है, ट्रांसपोर्टर चार्जेस जो थे। नेक्स्ट C से कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, ठीक है, याद आ रहा होगा। A से एडवर्टीजमेंट और M से मेंबरशिप इन P&I क्लब, ठीक है। एक बार इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना। तो मेरे साथ एक बार वापस आप साथ साथ में बोलो, C से कल्चरल टूर, M से मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, S से स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पॉट एक्टिविटी अब्रॉड, O से ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, F से फ्रेट ऑफ वेजल, T से ट्रांसपोर्ट ऑफ टीवी चैनल, C से कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, A से एडवर्टीजमेंट और M से मेंबरशिप इन P&I क्लब। यहाँ पे हमारा रूल नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हमें RBI की अप्रूवल लेनी पड़ती है। प्रोहिबिटेड हम कल ही कर चुके हैं और रूल नंबर 4 भी आज हो गया। अब आता है रूल नंबर 5, दैट इज RBI अप्रूवल। Every drawal of foreign exchange for transaction specified schedule 3rd, every drawal of foreign exchange, अगर कोई भी आप पैसा निकालते हो किसके लिए, Schedule 3 के लिए, तो वो आपका रूल 5 से गवर्न होगा। इसका एक्सेप्शन है RFC अकाउंट, वो तो हर किसी का एक्सेप्शन है क्योंकि मैंने बताया है उस पर किसका ध्यान रहता है, गवर्नमेंट का ध्यान रहता है। तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट इसका एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। और अभी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी बन गए हैं आउटसाइड इंडिया, तो फिर वो भी, ठीक है। तो 3 एक्सेप्शन हो गए, RFC अकाउंट, EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। और तीसरा है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आउटसाइड इंडिया। देखते हैं स्केड्यूल 3 किसके लिए। स्केड्यूल 3 है इंडिविजुअल के लिए और अदर देन इंडिविजुअल के लिए। स्केड्यूल 3 इंडिविजुअल के लिए भी है और अदर देन इंडिविजुअल के लिए। तो पहले इंडिविजुअल के लिए पढ़ते हैं। स्केड्यूल 3 फॉर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल करंट अकाउंट के लिए मैक्सिमम $2.5 लाख तक निकाल सकता है। लेकिन ये 2.5 लाख की लिमिट करंट प्लस कैपिटल दोनों के लिए, करंट प्लस कैपिटल दोनों को मिला के $2.5 लाख निकाल सकता है। लेकिन $2.5 लाख कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 साल में 1 बार। कोई भी इंडिविजुअल $2.5 लाख तक ही निकाल सकता है, लेकिन 2.5 लाख की लिमिट 1 बार है 1 साल में, ठीक है। मतलब 10 बार जाओ आप, लेकिन साल में 1 बार।
ठीक है, फॉर अवे। और इस स्कीम को बोला जाता है लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम। क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम। फॉर कैन इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज अप टू $2.5 लाख पर ईयर। फॉर दिस पर्पस एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेस लेते हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब एक्सेस क्या हो, किसके लिए हो गया? प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री। अगर आप किसी कंट्री में घूमने जा रहे हो, प्राइवेट विजिट करने जा रहे हो, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, क्योंकि नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी चलती है। तो प्राइवेट विजिट कर रहे हो किसी भी कंट्री में और $2.5 लाख से ज़्यादा लेके जा रहे हो, मतलब करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लेके जा रहे हो, तो आपको किसकी अप्रूवल चाहिए? आरबीआई की चाहिए। नेक्स्ट, डोनेशन एंड गिफ्ट और डोनेशन। ठीक है, गिफ्ट दे रहे हो किसी को, डोनेशन दे रहे हो। आप बाहर गए, आपका फ्रेंड बाहर रहता है और आपके फ्रेंड का नाम है जॉन, तो अगर आप लोग उसको कोई गिफ्ट दे रहे हो तो आपको 2 करोड़ से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहे हो, $2.5 लाख से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप इंडिया में काम नहीं करना चाहते, इंडिया से बाहर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इंडिया में आपको लगता है कोई पैसा नहीं है तो आप बाहर जाके काम करना चाहते हो, बाहर जाके काम करना चाहते हो, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम $2.5 लाख तक ले सकते हो। इमिग्रेशन, बाहर शिफ्ट हो रहे हो आप लोग। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड। देखो, 2 चीज़ होती है, क्लोज रिलेटिव अब्रॉड। ठीक है, इस चीज़ को मैं कल बताऊंगी कि क्लोज रिलेटिव कौन होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट पड़ा हुआ है, वो बताऊंगी ज़रूर आप लोग को। फ़िलहाल आप इतना समझ लो, आपके मम्मी पापा भाई बहन बाहर रहते हैं और बाहर रहते हैं तो आप उनको खर्चा भेजते हो, साल में सिर्फ $2.5 लाख तक ही भेज सकते हो। ट्रैवल फॉर बिजनेस, अगर हम लोग बिजनेस के पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, कैसे? हम लोग मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, जैसे कि आप लोग सीएस बन गए और आप बाहर फेसबुक में ट्रेनिंग लेना चाहते हो या फेसबुक में कोई मीटिंग अटेंड करना जा रहे हो, तो आप मैक्सिमम $2.5 लाख तक लेके जा सकते हो। मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो, मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग करते 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 आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर आप जा सकते हो। चेकअप के लिए जा रहे हो, आपके साथ एक अटेंडेंट जा सकता है। अटेंडेंट कब जाएगा? जब आप मीटिंग के साथ मेडिकल चेकअप के लिए भी जा रहे हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम 2.5 लाख। ठीक है, मैक्सिमम 2.5 लाख। अच्छा, एक बात बताओ, आपको $2.5 लाख मिलेंगे, साथ में अगर आपके साथ कोई अटेंडेंट जा रहा है मेडिकल चेकअप के लिए तो उसको भी $2.5 लाख मिलेंगे। एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। ठीक है, ये तो सोनिया गांधी पे वो होता है कि सोनिया गांधी बार बार इटली चली जाती है, बार बार इटली चली जाती है, कभी कुछ ऑपरेशन के लिए, कभी कुछ ऑपरेशन के लिए। तो अगर आप बाहर जाते हो कोई मेडिकल एक्सपेंस के लिए, तो आपको मैक्सिमम $2.5 लाख तक ही मिलेंगे। ठीक है, स्टडी इन अब्रॉड, स्टडी पढ़ने जा रहे हो बाहर। ठीक है, इंडिया में पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, आपने हैरी पॉटर मूवी देखी और हैरी पॉटर मूवी में आपने देखा कि बाहर के लोग तो छड़ी लेके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा नहीं यार मैं भी छड़ी लेके पढ़ूंगा, मैं भी बाहर जाऊंगा। तो आप बाहर अगर जाते हो तो मैक्सिमम आप $2.5 लाख तक ही खर्च कर सकते हो पर फाइनेंशियल ईयर पर, याद रखना। ठीक है, और अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब जो बच गए हैं वो यहाँ पे कवर्ड हो गए। वापस बता देती हूँ, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राइवेट विजिट, कहीं जा रहे हो घूमने फिरने एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। दूसरा, गिफ्ट दे रहे हो किसी को, डोनेशन दे रहे हो। तीसरा, अब्रॉड जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। चौथा, एम्प्लॉयमेंट नहीं, आप तो शिफ्ट होने ही जा रहे हो। पांचवा, आप नहीं शिफ्ट हो रहे लेकिन आपके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं और रिलेटिव्स को आप लोग क्या पे कर रहे हो? मेंटेनेंस। छठा, ट्रैवल के लिए जा रहे हो। ठीक है, ट्रैवल में आपने मीटिंग अटेंड की, मेडिकल चेकअप कराया और प्लस आपके साथ एक अटेंडेंट गया। अच्छा, मेडिकल चेकअप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, जैसे कि मैंने बताया सोनिया गांधी गई, तो सोनिया गांधी अगर कोई ऑपरेशन कराने के लिए बाहर इटली जाती है तो सोनिया गांधी अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ साथ कोई एक पर्सन जाएगा क्योंकि ऑपरेशन के लिए जा रही है। तो सोनिया गांधी को $2.5 लाख मिलेंगे प्लस उसके अटेंडेंट को भी $2.5 लाख मिलेंगे। पढ़ने जा रहे हो या अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन।
अब नोट पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कैन अवेल एक्सेस, क्या 2.5 लाख से ज़्यादा भी? हाँ, 2.5 लाख से ज़्यादा भी ले सकते हो। इंडिविजुअल कैन अवेल एक्सेस ऑफ द लिमिट अंडर लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम इफ इट इज सो रिक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट और स्टडी अब्रॉड। अगर आपकी कंपनी आपको ऑफर दे रही है, मतलब ध्यान से सुनना, अगर आप बाहर जा रहे हो और लिखवा लेते हो किसी कंपनी से कि हमें $2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए, या फिर अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, मेडिकल वाला डॉक्टर बोल रहा है $2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए, मेडिकल वाला डॉक्टर बोल रहा है $2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। गाइस, इसको मैं इन डेप्थ और पढ़ाऊँगी कल जब मैं लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम लाऊंगी। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम में इसको और डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो फिलहाल इतना ही समझो। नेक्स्ट, ये स्कीम माइनर के लिए भी अवेलेबल। वैसे माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये स्कीम माइनर के लिए भी अवेलेबल है। पर्सन हु इज़ रेजिडेंट, ये किसके लिए स्कीम अवेलेबल है? जो कि हमारा इंडियन रेजिडेंट है पर परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, उसके लिए भी अवेलेबल है। फॉरेन सिटीज़न के लिए भी है, लेकिन पाकिस्तान वाला नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा और इसको छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप कोई बाहर जा रहे हो किसी स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट के लिए, तो 3 साल के लिए आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्या था, और मैं कल लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम लाऊंगी तो उसमें और भी अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, ये एक बार देख लेना कि मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिक जॉब वगैरह के लिए बाहर जा रहे हो तो मैक्सिमम 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना। ठीक है, अब आ जाता है अदर देन इंडिविजुअल। अदर देन इंडिविजुअल, यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिट नहीं है 2.5 लाख वाली। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम वाली लिमिट यहाँ नहीं है, यहाँ अलग अलग लिमिट्स हैं। तो पहली, अगर कोई इंडिविजुअल के अलावा है, इंडिविजुअल के अलावा कौन हो सकता है? कंपनी हो सकती है, HUF हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। किसने बोला कुछ नहीं हो सकता भाई? बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर कोई कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन डोनेशन कर रही है, तो कितना कर सकती है? 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल में। देखो मैंने यहाँ पे एवरेज नहीं लिखा, यहाँ पे एवरेज नहीं लिखा, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उसका 1%। ठीक है, और 50 लाख, जितने भी आपको पिछले 3 साल में फॉरेन एक्सचेंज मिले हैं उसका 1%, और $50 लाख विच एवर इज लेस। डोनेशन है, कहीं ना कहीं हम कंजूसी कर लेते हैं, तो इसीलिए विच एवर इज लेस। वापस बता देती हूँ, जितने भी आपको डॉलर पिछले 3 सालों में मिले हैं उसका 1% और 50 लाख। ठीक है, विच एवर इज लेस, क्योंकि डोनेशन है, हम लोग कंजूसी कर जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये डोनेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्रिएशन ऑफ चेयर इन रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ध्यान से सुनना, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन टाटा चाहती है कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना। लेकिन टाटा ने क्या किया, जो भी आर्मी के बच्चे थे, आर्मी वाले जो थे जो कि पुलवामा अटैक में मारे गए, उनके बच्चों को भेज दिया USA और उनके लिए चेयर फिक्स करवा दी गई। ठीक है, तो उसके लिए अगर वो डोनेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने चेयर्स फिक्स करवाई। ठीक है, डोनेशन दे दिया। और आप लोगों को भी पता है, आपको इंडिया में भी आजकल बिना डोनेशन कुछ नहीं होता। सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू फंड नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है। वापस ले लेते हैं, टाटा ने पुलवामा अटैक में जो लोग मारे गए उनके बच्चों को बाहर भेजा पढ़ाई के लिए और उसके लिए डोनेशन दी, लेकिन कंडीशन लगा दी कि वो बच्चे जब
पढ़ लेंगे और इंडिया में आएंगे तो वो टाटा के पास 5 साल काम करेंगे। वो टाटा के पास 5 साल काम करेंगे मतलब टाटा ने अपने फील्ड के लिए ही उनको पढ़ाया। तो कंट्रीब्यूशन टू फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी ऑफ एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर। मतलब अपनी एक्टिविटी में ही आपने फील्ड डोनेशन दिया। जैसे कि कोई आईटी इंडस्ट्री है तो आईटी इंस्टीट्यूट को ही डोनेशन देगी, लॉ कॉलेज को डोनेशन नहीं देगी। कोई आईटी इंडस्ट्री है तो आईटी वालों को ही डोनेशन देगी, लॉ वालों को डोनेशन नहीं देगी। ठीक है, अगर वो लॉ वालों को डोनेशन देती है तो आरबीआई की अप्रूवल लेने में, आईटी वालों को देती है और लिमिट से ज़्यादा देती है तो भी आरबीआई की अप्रूवल। देखो, दो चीज़ें निकलनी। आप अपने ही फील्ड में डोनेशन दे रहे हो और लिमिट से ज़्यादा दे रहे हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। अगर आप अपने ही फील्ड में डोनेशन नहीं दे रहे हो, दूसरे फील्ड में दे रहे हो तो भी आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, वहाँ पे लिमिट नहीं देखी जाएगी। नेक्स्ट, कमीशन पर ट्रांजैक्शन। कमीशन पर ट्रांजैक्शन मतलब एक ट्रांजैक्शन। किसको? एजेंट अब्रॉड फॉर सेलिंग ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। ध्यान से सुनना, इंडिया में एक बिल्डर है बहुत बड़ा, लोधा करके ना, ठीक है, लोधा बिल्डर्स है। इस लोधा बिल्डर्स ने क्या किया, मुंबई में बड़े आलीशान फ्लैट्स बनाए। इस लोधा बिल्डर्स ने मुंबई में बड़े ही आलीशान फ्लैट बनाए और उन फ्लैट्स को वो बेचना चाहता था। इंडियंस को तो बेचना ही चाहता था, प्लस बाहर के फॉरेनर्स को भी बेचा चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इतने महंगे 20 से 25 करोड़ का एक फ्लैट था, वो कोई इंडियन खरीदेगा नहीं। कौन खरीदेगा? बाहर के लोग ही खरीदेंगे। तो इसीलिए उस लोधा बिल्डर ने बाहर एक एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट को बोला कि तू इंडिया में मुंबई वाले सारे फ्लैट्स बिकवा, और एजेंट को बोला इसके बदले में मैं तेको कमीशन दूंगा। तो कमीशन कितनी दे सकते हैं? 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। जितना भी पैसा आएगा उसका 5% या फिर $25,000, विच एवर इज मोर। दिल मांगे मोर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आके वो महंगे फ्लैट्स खरीदे और बाहर के लोग यहाँ आके डॉलर लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। थर्ड, रेमिटेंस एक्सीडिंग। अगर कोई इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी बाहर से रेमिटेंस एक्सीडिंग। अब ध्यान से सुनना, हमारी इंडियन कंपनी है रिलायंस। कौन है? रिलायंस में जो अंबानी जी है उनको मज़ा नहीं आ रहा। रिलायंस में आर लिमिटेड में अंबानी जी है, उनको अपने टेक्निक्स में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी भी चीज़ में इंडियन की कंसल्टेंसी लेने में मज़ा नहीं आ रहा। तो रिलायंस ने बाहर से, जापान से लोगों को बुलाया और कंसल्टेंसी ली। तो अगर आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी लेते हो तो कितना हुआ ये? 1 CR, मतलब बोल सकते हैं 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियंस तक आप क्या कर सकते हो? 10 नहीं, 100 मिलियन हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप उनको क्या दे सकते हो? प्रोजेक्ट में पैसा दे सकते हो। और अगर आप उनको पर प्रोजेक्ट के हिसाब से इतना देते हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा देते हो तो जारी रहे। अगर दूसरी कंसल्टेंसी है तो 10 लाख तक है। ठीक है, मतलब 1 मिलियन तक है। ठीक है, 1 मिलियन तक है। हाँ, तो ये 10 मिलियन होगा ना। ठीक है, तो 10 मिलियन तक हुआ। ठीक है, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो तो 10 मिलियन तक और दूसरे के लिए हो तो 1 मिलियन तक। गाइस, मेरा एक इंस्टाग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, तो वहाँ पे मेरा जो चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, उसको आप ज्वाइन करो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको प्लीज़ ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको CS से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका लास्ट पॉइंट, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई HUF है जो बाहर इनकॉर्पोरेट होना चाहती है, तो अगर वो बड़ी बड़ी मशीनें लगाती है
तो वो जाएगा कैपिटल में, और वो वहाँ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। अगर वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करती है, डे टू डे एक्सपेंस के लिए है, तो डे टू डे एक्सपेंस के लिए आप कितना ले सकते हो, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और $1 1 लाख, ठीक है। विच एवर इज हायर, दिल मांगे मोर। ये प्रोजेक्ट वाला ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे है 10 मिलियंस तक, ठीक है, और यहाँ पे है 1 मिलियन तक, ठीक है, और पर प्रोजेक्ट है ये। और यहाँ पे आप आगे देख लेना, इसमें 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और $1 1 लाख विच एवर इज मोर, ठीक है। तो गाइस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया, और गाइस अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।